So metabolism, we can say that the whole complete set of reactions which occur in a living system. अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें मेटाबॉलिज्म को, तो ब्रॉडली वी कैन कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये सारी कुछ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, एक ओवरव्यू काइंड ऑफ चीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यहाँ पे, कि जिससे आप लोग इसको सही से समझ पाए। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। एनाबॉलिज्म में क्या है, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। तो टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन से मिलकर बना है मेटाबॉलिज्म, सिंथेटिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिज्म। तो आप लोग कैटाबॉलिज्म के कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? कैन यू, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं हमारी बॉडी में? स्टूडेंट्स, एनीवन? The breakdown of proteins, ब्रेकडाउन the ऑफ breakdown प्रोटीन। of carbohydrates, lipids, and proteins. और कोई स्टूडेंट्स? और कोई स्टूडेंट्स? तो डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, डाइजेशन में इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे आने वाली क्लासेस में कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे काम करती हैं। और एनाबॉलिज्म में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, लिपिड सिंथेसिस होगी, ये सारे कुछ बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होंगे। तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म में हम लोग ये कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो सिंपलर वन में ब्रेकडाउन होते हैं। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए सिंपल प्रिकर्सर्स। ये सारा कुछ हम लोग आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में एक अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है सिंपलर वन में ट्रीट और उनका ऑक्सीडेशन होता है, जबकि यहाँ क्या होगा, एनाबॉलिज्म में सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बनेंगे और इस प्रोसेस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो अ क्लियर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस वाले आउटलाइन में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स, और फिर एनाबॉलिज्म में यही पुअर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट जुड़ के आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जनरेशन। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है। तो सेवरल इंटरमीडिएट्स यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आप लोगों को इसी को हम कंबाइंड टर्म बोलते हैं एम्फीबोलिज्म। एम्फीबोलिज्म में क्या है, दोनों ही टर्म का यूज किया जाता है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को मिक्स करके ये टर्म बना है एम्फीबोलिज्म। फिर आते हैं कैटाबॉलिज्म पे आगे। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस वाले फिगर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम लोग का बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने थ्री मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया था, कार्बोहाइड्रेट्स में, लिपिड्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और ये ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, डाइजेशन में। डाइजेशन में प्रोसेस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और सारे सारे के सारे अपने मोनोमर्स में टूट जाएंगे। दिस इज द स्टेज वन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। पहला स्टेज ये है, इसमें ये ब्रेक डाउन होगा। इसके बाद आपको आएगा स्टेज टू। स्टेज टू में क्या होगा, इनका प्रोसेस अंडर गोज इनटू डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, और सारे के सारे जो बायो पाथवे हैं वो एक कंबाइनली एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, एसिटल कोएंजाइम ए। और ये एसिटल कोएंजाइम में हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और वहां पे डिफरेंट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होगा। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से हम लोग एनर्जी मिलेगी हम लोगों को। दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ द कैटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे आपको ये इस वाली नोट्स में आपको ये दिया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस कौन से हैं, यहाँ पे डिफाइन किया गया है उसको। सो पॉलीसेक्राइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसेक्राइड्स, लिपिड्स टू फ्री फैटी एसिड। ये सारी कुछ आपको अपनी नोट्स में लिखना है। एक्चुअली ये नोट्स ही है, लेकिन इसको आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कभी भी आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इंटरमीडिएट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं पायरुवेट एंड एसिटल कोएंजाइम में, सिंपल इंटरमीडिएट। और इन्हीं इंटरमीडिएट्स नॉट रीडेबल आइडेंटिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी।
और उसके बाद क्या होता है फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम में। इसमें क्या होता है एसिटल कोएंजाइम ए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड लिबरेटिंग एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स NADH एंड FADH2। तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनकी एनर्जी को हम लोग कैसे कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये एक एनाबोलिज्म का आप 3 स्टेजेस ऑफ एनाबोलिज्म, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द कैटाबोलिज्म, उसका आप डिफिनीशन लिखेंगे और उसकी स्टेजेस के बारे में आप लोग बताएंगे। तो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ कैटाबोलिज्म और इस फिगर को भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म में मैंने बताया कि सिंथेसिस ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा रिलेटिवली फ्यू, क्योंकि which includes pyruvate, acetyl coenzyme A and intermediates of citric acid cycle। citric acid cycle मतलब ये वाली साइकिल। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हो कि इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं, इसमें जो इंटरमीडिएट्स कंपाउंड बनेंगे एसिटल कोएंजाइम में, और पाइरुवेट भी आपका बनेगा कहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बाद। तो ये सारे के सारे मिलके आपको एनाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करते हैं और सप्लाई ऑफ एनर्जी, इसके अलावा एनर्जी लगेगी जो कि हमको मिलेगी कहाँ से ATP और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट से, दैट इज NADPH एंड FADH2। तो इसकी हेल्प से हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगी और सिंथेसाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो पाथवेज हैं दे आर नॉट रिवर्सिबल, वो आपस में रिवर्सिबल नहीं होते। उनके जो मैकेनिज्म है जिनका उनका होने का जो ये है, अलग अलग ऑर्गेनेली में अलग अलग पाथवे में ये होते हैं, लेकिन ये अपना को एग्जिस्ट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरलिंकिंग विद दीज इंटरमीडिएट्स। तो जो इंटरमीडिएट्स इसमें बनेंगे वही आगे एनाबॉलिक रिएक्शंस में यूटिलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है सारों को? यस सर। ओके, तो ये ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं हम लोगों ने ये पिछली क्लास में भी पिछली ईयर डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनेलिज विच हेल्प्स इन दीज काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो कैटाबॉलिक में मेजरली कौन सा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपका यहाँ पे रिएक्शन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह, और ये सिंथेसिस वगैरह कहाँ पे आपकी होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका लिपिड बायोसिंथेसिस होगी, है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो नाउ टर्म्स इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म आर आल्सो इन यूज। इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म में क्या है, दे रिफर्स टू एंटायर रेंज ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग इन न्यूक्लिक एसिड्स। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में क्या, दीज रिएक्शंस डील विद स्टोरेज एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली जो ATP से रिलेटेड रिएक्शन होती है उसको हम लोग एनर्जी मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, और जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता न्यूक्लिक एसिड कैटाबॉलिज्म उसको हम लोग इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वाले जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उस वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके लिपिड में भी। तो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस वी कैन से दैट इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस जो कि इसमें जनरली होती है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने बात कर रहे हैं यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। तो डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स: ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, रीअरेंजमेंट एंड आइसोमेराइजेशन, मेक एंड ब्रेक ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो दीज रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स। ये सारी रिएक्शंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से रेगुलेट होती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब होता है, इलेक्ट्रॉन आउट होगा दैट इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन होगा उसमें होगा रिडक्शन। ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, वही मॉलिक्यूल है आपस में रीअरेंज करेंगे, आइसोमेराइज करेंगे और उसके कारण डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म होगी। या फिर मेकिंग एंड ब्रेक ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ये सारी की सारी रिएक्शंस आपको मेटाबॉलिक पाथवेज में मिलेंगी। तो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया मेटाबॉलिज्म के बारे में तो आप लोग बता सकते हो कि मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है,
और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग मेथड एम्प्लॉयड टू स्टडी मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग कैसे स्टडी करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो रही हैं, उसको हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। एक शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है आप लोगों को, ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन डोंट अकर इन आइसोलेशन। सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती। आइसोलेशन इन द सेंस कि सिंगल वही रिएक्शन हो रही है, उसके साथ साथ कोई और भी पैरेलली जुड़ के या फिर इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ रिएक्शंस होती रहती हैं। So they are interdependent, integrated into specific series and constitute metabolic pathways। और इन्हीं रिएक्शन आपस में जुड़ के एक मेटाबॉलिक पाथवेज का निर्माण करती है। सो इट इज देयरफॉर नॉट एन इजी टास्क टू स्टडी मेटाबॉलिज्म। अब इतने सारे पाथवेज है आपस में जुड़ रहे हैं, उनको कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। तो बहुत ही ये आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ टूल्स और टेक्निक है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली आइडेंटिकल, और ये सारे मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरली ये आइडेंटिकल होते हैं, और यही हमारे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। और इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, फॉर दिस रीजन मेनी ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म। तो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एज ए हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं, है ना, और उससे हम लोग मेटाबॉलिक पाथवेज को स्टडी कर सकते हैं। सो फॉर दिस रीजन मेनी ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म। So several methods are employed to elucidate biochemical reaction and metabolic pathways. Several methods are employed to elucidate biochemical reactions and the metabolic pathways. तो मैंने जैसे बताया कि एक होल ऑर्गेनिज्म को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं, या फिर उसके कंपोनेंट्स को हम लोग निकाल सकते हैं बाहर और उसको स्टडी कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोब्स, प्रोब्स बना सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, और उन प्रोब्स को हम लोग आइसोटोप्स भी अटैच कर सकते हैं, जिससे हम लोग कहाँ पे वो जा रहा है वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्रीफ में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे, यूज ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और इट्स कंपोनेंट। तो द अल्टीमेट एम ऑफ बायोकेमिस्ट इज टू नो द मेटाबॉलिज्म इन एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द मैन टुवर्ड्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फिर आइसोलेटेड ऑर्गन्स, जैसे मैंने बताया था कि ऑर्गन्स को भी निकाल सकते हैं बाहर और उसको भी एनालाइज किया जा सकता है। यूटिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रेस, टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, या फिर जो आपके दीज आर द मेटाबॉलिक इनहिबिटर और म्यूटेशंस। ये म्यूटेशन कॉज करते हैं और फिर हम लोग इन प्रोब्स में क्या करते हैं कि उसको कंट्रोल से चेक करते हैं, ठीक है। तो इन बोथ केसेस देयर इज स्पेसिफिक ब्लॉकेड इन ए मेटाबॉलिक रिएक्शन विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पाथवे। और आप लोग म्यूटेशन पढ़ रहे होंगे, तो म्यूटेशन में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई एंजाइम को हम लोग ने म्यूटेट किया, तो वो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। अब उस एंजाइम को काम करने बंद होने की वजह से क्या होगा, या तो म्यूटेशन से उसको काम करना बंद कर देगा, या फिर इनहिबिटर्स यूज करेंगे हम लोग, जिससे वो एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे में काम करना बंद कर देगा। एंजाइम नहीं काम करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो हम लोग ये जान जाएंगे कि ये एंजाइम की हेल्प से ये प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। तो ये एक तरीका है जानने का। तो यूटिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोब्स, इसके अलावा आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या है, द आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। So by the use of isotopes you can like labeled। तो आइसोटोप क्या है, उससे रेडियो एक्टिव, आप लोग जानते हो कई आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एज ए टूल यूज होते हैं रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में। सपोज करिए हमने कोई मॉलिक्यूल बनाया जिसमें कि कार्बन जो है हमने आइसोटोपिक लगा दिया, है ना, कार्बन 12 इस टाइप से उसमें अटैच कर दिया। अब ये कार्बन किसी मॉलिक्यूल के साथ हम लोगों ने ग्लूकोज में सपोज करिए दिया, अब वो ग्लूकोज किस पाथवे में जा रहा है वो सारा कुछ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली मैकेनिज्म है जिससे हम लोग मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। आप लोगों को समझ में आया जो पिछला मैंने अभी बताया आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके।
तो इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार होता रहता है, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस और साइमल्टेनियसली अकरिंग इन अ लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स में ये रिएक्शंस लगातार होती रहती हैं। लेकिन बायोकेमिस्ट क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं फॉर्म ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट मेटाबॉलिज्म इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। अब इतनी सारी प्रोसेस है, उनको एज सच आप अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन की आपस में इंटरकनेक्ट हैं, तो आप सही से समझा नहीं पाएंगे। तो बायोकेमिस्ट का काम क्या है कि वो किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे को एक सिंपल फॉर्म में, एक रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में बताता है। तो दिस इज डन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन प्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस के बारे में बता रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस ही उसमें हो रही है, उसके साथ में कई इंटरमीडिएट प्रोसेस भी चलते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो दे आर इंटीग्रेटेड, ऑल ऑफ द प्रोसेस इन द मेटाबॉलिज्म आर इंटीग्रेटेड एट एनी सम पॉइंट्स। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी एग्जांपल देखा था एसिटाइल कोएंजाइम पे, सारे के सारे यहाँ पे स्टेज 2 में मिल रहे हैं, चाहे वो लिपिड्स हो, प्रोटीन हो या फिर पॉलीसेकेराइड्स हो। और ये एसिटाइल कोएंजाइम अंडरगोज इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल और फिर इसके बाद अंडर डिफरेंट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये आपको समझाने के लिए है कि सारे प्रोसेस जो है इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब आपस में जुड़े हुए हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। So we have learned that metabolism of carbohydrate, lipids and amino acids. Now we consider organism as a whole and integrated the metabolism while particular reference to energy demands of the body of the organism. तो ये सारी रिएक्शंस होती क्यों है, ये एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई पे है। हम लोग को पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ऑर्गेनिज्म पॉजेस वेरिएबल एनर्जी डिमांड्स, हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की एनर्जी डिमांड अलग है, ठीक है। टॉर्टॉइस जो है उसकी एनर्जी डिमांड बहुत कम होगी क्योंकि वो बहुत ही स्लो है, जबकि आप देखिए पैंथर वगैरह बहुत फास्ट है, उनकी एनर्जी डिमांड काफी ज्यादा हाई है, उनको एटीपी ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगी। तो हेंस द फ्लाई इज आल्सो इक्वली वेरिएबल। So consumed metabolic fuel may be burnt, oxidized into CO2 and H2O। तो जो हम लोग कंज्यूम करते हैं मेटाबॉलिक फ्यूल मतलब जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ या प्रोटीन हुआ, तो ये सारे मेटाबॉलिक फ्यूल्स में आते हैं। ये बर्न होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और उसके बाद जो होता है, जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं किसमें, एज पर आवर बॉडी नीड्स। एटीपी सर्व्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस लाइन में देख रहे हैं कि हम लोग कोई भी अगर खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना, तो उसमें से हमको बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आपका मेटाबॉलिक फ्यूल में आता है। ये मेटाबॉलिक फ्यूल ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या होगा, CO2 और H2O में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब ये ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये स्टोर्ड एनर्जी निकलती है इसमें से, ठीक है। ये CO2 और H2O में आप देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, और ये जो स्टोर एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, एटीपी के फॉर्म में। इस स्टोर एनर्जी को हम लोग एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एटीपी जो है क्या है, एनर्जी करेंसी के रूप में यूज होती है। और ये जो एटीपी का प्रोसेस है, ठीक है, किसी में फास्ट हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म में क्योंकि उसको ज्यादा एटीपी की जरूरत है, या फिर किसी में को स्लो हो सकता है। सो ह्यूमन पॉजेज इनॉर्मस कैपेसिटी फॉर फूड कंजप्शन। It is estimated that the one can consume 100 times his her basal metabolic rate। तो जो हम ह्यूमंस हैं उसमें जो है फूड कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। और ये हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट की हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी की जरूरत है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं कि हर बॉडी को एक एनर्जी, बेसिक एनर्जी की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो वो 100 टाइम्स ज्यादा हो सकती है। Obesity is a disorder of overnutrition most and prevent is primarily consequences of overconsumption। So integration of major metabolic pathways। अब यहाँ पे हम लोग pathways के बारे में बता रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म पाथवेज को हम लोग जनरली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। तो वी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू जनरेट एनर्जी। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, मेंटेन सेलुलर प्रोसेसेस, फंक्शंस करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करना है। तो क्या है, उसको एनर्जी की जरूरत है। तो वो क्या करेगा कि एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अवेलेबल सबस्ट्रेट टू मेंटेन एनर्जी नीड्स।
जो एनर्जी की नीड है उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा जो वो फूड ग्रहण करता है। तो इट्स ए सेंट्रल टू सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जब आपने वो एनर्जी लिया है ना बायोमॉलिक्यूल्स के जरिए, तो ये डिफरेंट पाथवेज में जाता है और उससे एनर्जी हमें मिलती है। तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, और जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूल मेटाबॉलिज्म। तो पहला पाथवे है, ये हम लोग पाथवेज आने वाली क्लासेस में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट या फिर लैक्टेट, है ना। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड्स ले रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन किस में अल्टीमेटली होगा, ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज हमारा जाएगा अंडर गोज इनटू ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत जाएगा। और ग्लाइकोलिसिस में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, O2 अवेलेबल है आपके पास, तो O2 में जाएगा तो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अगर O2 नहीं है तो ये आ जाएगा आपका लैक्टेट में, ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लैक्टेट। और अगर ये पाइरुवेट जनरेट हो रहा है तो इट विल जनरेट अराउंड 8 ATPs, पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू एस्टल कोएंजाइम है। और फर्दर क्या होगा, ये पाइरुवेट क्या है, एस्टल कोएंजाइम है, जो कि सेंट्रल मॉलिक्यूल हम लोग कह सकते हैं कार्ब मेटाबॉलिक पाथवेज का, है ना, क्योंकि वो सबको जोड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने इस पिक्चर में देखा था, वी कैन से दैट एस्टल कोएंजाइम इज ए सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ द ऑल मेटाबॉलिक पाथवेज। ये कंबाइन हो रहा है यहाँ पे एस्टल कोएंजाइम में। तो एस्टल कोएंजाइम में ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस किसके हम बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। फिर आते हैं एक अनदर प्रोसेस, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। हम लोग फैट लेते हैं, है ना, फैट क्या है, लिपिड। तो फैटी एसिड अंडरगोज सीक्वेंशियल ब्रेकडाउन विद रिलीज ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट, दैट इज कॉल्ड एस्टल कोएंजाइम। अगेन एस्टल कोएंजाइम के बारे में बता रहा है। फैटी एसिड भी ब्रेकडाउन में जाएगा, जिसे हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, और उसके बाद 2 कार्बन फ्रेगमेंट बनेगा आपका, दैट इज एस्टल कोएंजाइम। और इसके बाद जो एनर्जी ट्रैप होगी विद द हेल्प ऑफ Krebs cycle, energy trapped into the form of NADH and FADH2. Another process, degradation of amino acids. तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट वाला, ये हो गया आपका लिपिड वाला, और ये है आपका प्रोटीन का। तो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड पर्टिकुलरली व्हेन कंज्यूम्ड इन द एक्सेस देन रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड्स क्या है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो जब हम लोग इसको एक्सेस में कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ज्यादा ज्यादा पार्ट प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज हो जाता है। बॉडी बिल्डर्स आप लोग देखते होंगे कि वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह लेते हैं, उसमें प्रोटीन शेक में क्या है, अमाइनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। वो अमाइनो एसिड्स इसलिए लेते हैं कि उनकी मसल बिल्ड हो सके। वर्कआउट करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट होगा। तो अमाइनो एसिड्स पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। एंड जब ये एक्सेस वाला, जब कुछ पार्ट तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाएगा और कुछ पार्ट आपका डिग्रेड हो जाएगा एंड यूटिलाइज टू मीट द फ्यूल डिमांड्स ऑफ द बॉडी। और ये जो आपका डिग्रेड होगा उससे कुछ एनर्जी भी निकलेगी और दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। लेकिन जो ये वाला बायो पाथवे है एनर्जी के लिए, ये बॉडी हमारी लास्ट ऑप्शन चूज करती है, क्योंकि इस प्रोटीन अगर डिग्रेड होता है तो उससे कई टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, है ना, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस जो है लास्ट में बॉडी यूटिलाइज करती है। ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड कैन सर्व एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट। अब कई जो है एमाइनो एसिड्स हेल्पफुल होते हैं एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, है ना। जब हम लोग ये ग्लूकोज सिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे कि कई ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड कैन सर्व एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज वाया द फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट एंड इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि आपको एमाइनो एसिड्स वाले में भी और कार्बोहाइड्रेट वाले में भी दोनों को लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेटेड करेंगे। इसी तरह कीटोजेनिक एमाइनो एसिड्स हैं, दे आर द प्रिकर्सर फॉर द एसिटल कोएंजाइम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अलग अलग मॉलिक्यूल जो हैं, अलग अलग ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बायोकेमिकल पाथवे में किसी सम पॉइंट पे
ये आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट साइकिल। तो ये बेसिकली हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड एमाइनो एसिड को देखा। अब कुछ ऐसी साइकिल्स को देखते हैं जो कि जिसे हम लोग कह सकते हैं बायोकेमिकल पाथवे, और ये कंबाइंड है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में इन तीनों ही जो अंडरगोज इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि एस्टर कोएंजाइम इज अ की एंड कॉमन मेटाबोलाइट that is produced from different fuel sources and carbohydrates, lipid, amino acids. So acetyl coenzyme enters citric acid cycle and gets oxidized to CO2. So citric acid cycle is the final common metabolic pathway for the oxidation of food stuff. जितना भी आप खाना खाइए, जितने फूड फूड लीजिए, लेकिन सारे के सारे लास्ट में कहाँ पे जाते हैं? अंडरगोज इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फाइनल कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे। सारे मॉलिक्यूल्स का ये फाइनल मेटाबॉलिक कॉमन पाथवे है। और इस साइकिल में क्या होता है? जो फूड की एनर्जी होती है वो ट्रैप होती है ना। वो ट्रैप होकर क्या बनाती है? NADH एंड FeDH2 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। फिर ये जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आपके बन रहे हैं, किस पे बन रहे हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल में, है ना। सीक्वेंस आप समझ रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? मैं ये आपको Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप लोग सीक्वेंस देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये फूड लिया, जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, है ना। और जो फैटी एसिड वाला है वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। अगर प्रोटीन ज्यादा है हमारे खाने में तो इट विल गोज इनटू एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। और इसी तरह फिर क्या है, ये सारे कॉमन जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो आ जाएंगे आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में मिलेंगे सारे के सारे। ये कॉमन साइकिल है सारों की। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा NADH एंड FeDH2, है ना, एनर्जी ट्रैप्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FeDH2। इट विल अंडरगोज इनटू फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये एक टर्म है, ये आने वाली क्लास में हम लोग आपको बताएंगे भी। तो NADH एंड FeDH2 क्या है? प्रोड्यूस डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें से एनर्जी को हमको निकालना है ना। तो एनर्जी को निकालेंगे कैसे? इसके लिए भी एक पाथवे है, दैट वी कॉल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इट इज कपल्ड विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इस वाले प्रोसेस से क्या होगा? ये NADH2 से कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? ATP में। ठीक है, तो ये वाले प्रोसेस में आपको ये हो जाएगा। ओके, नाउ दिस हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट एक अनदर प्रोसेस है। तो ये एक सीक्वेंस होगा एनर्जी का प्रोडक्शन का। जनरली ये सीक्वेंस होता है किसी भी फूड को अगर आप लेते हैं उसके बाद एनर्जी आपकी ऐसे ट्रैप होती है और उसको एनर्जी करेंसी में ऐसे चेंज होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। दिस पाथवे इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द लिबरेशन ऑफ NADPH एंड राइबोस शुगर। NADPH is utilized for the biosynthesis of several compounds like fatty acids. Ribose is an essential component of nucleic acid and nucleotides and nucleic acids. तो जो NADPH है हमारा वो जो ये पाथवे है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये NADPH प्रोडक्शन और राइबोस शुगर के प्रोडक्शन में यूज होता है, ये हेक्सोस मोनोस फॉस्फेट। तो अब ये जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है ये कहाँ यूटिलाइज होगा? NADPH को आप लोग जानते हो, दिस इज यूटिलाइज फॉर द बायोसिंथेसिस फॉर सेवरल कंपाउंड्स। जबकि राइबोस इज ए पर्टिकुलर शुगर फॉर न्यूक्लिक एसिड। आप लोगों ने सुना होगा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, RNA DNA, तो उसमें क्या है? राइबोस शुगर का यूज होता है। तो वो राइबोस शुगर यहीं से आती है। ठीक है, तो इस राइबोस शुगर का कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बेसिकली हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में NADPH और राइबोस शुगर का प्रोडक्शन होता है जो कि यूटिलाइज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवे में। ठीक है, फिर आते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस। नियो मतलब नया, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज, और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो ग्लूकोज, नए ग्लूकोज की सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है, constitutes gluconeogenesis. Several compounds like pyruvate, glycerol, amino acid, जो मैंने अभी आपको बताया था, they can serve as a precursor for gluconeogenesis, है ना। तो ग्लूकोज की अगर हमें सिंथेसिस की जरूरत होती है, बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है,
तो हम लोग उसको नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे सेवरल कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड्स हैं, जैसे पा रहे हो पाइरुवेट, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, दे कैन सर्व एज ए प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर आते हैं हम लोग ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पे। तो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना। एंड ग्लाइकोजन हम लोग जानते हैं दिस इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनिमल, है ना, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल। और प्लांट के केस में कौन सा फॉर्म है आप लोग बताएंगे? ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल। तो प्लांट के केस में कौन सा स्टोरेज फॉर्म जनरली होता है? ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो सेल्यूलोज। नहीं, सेलुलोज तो है ही है, और एक मेजर जो है स्टार्च, ठीक है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा पॉलीसेकेराइड वाला, जो हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स के डिस्कस किया था, उसमें सब कुछ है पिछली ईयर यस में। सर। मोस्टली फाउंड इन द लीवर। तो ग्लाइकोजन अगर जब भी नाम आता है तो दिस इज द ओनली फॉर एनिमल। तो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ जो एक्सेस ग्लूकोज है, हम लोगों ने ज्यादा खाना खा लिया और ग्लूकोज हमारा बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल। तो अब ये जो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया सारा, तो बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो बॉडी क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाता है? लीवर एंड मसल्स में, बेसिकली लीवर एंड मसल्स में स्टोर हो जाता है। और इसमें स्टोर रहता है कब तक? जब तक कि इसकी जरूरत नहीं होती है। अब जब मान लीजिए किसी दिन आपने कम खाना खाया, तो क्या होगा? इट इज डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजन से ही हमको ग्लूकोज मिलने लगेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजन लिसिस, है ना, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का लिसिस। लिसिस मतलब डिग्रेडेशन। और इसका अपोजिट क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये टर्म अपोजिट है एक दूसरे का। एक में ग्लाइकोजन टूटता है और एक में ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। तो इन नामों को आप लोग प्लीज याद करिए, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस बाय इंडिपेंडेंट पाथवे, दीज आर द इंडिपेंडेंट पाथवे। सो ग्लाइकोजन इफेक्टिवली सर्व एज ए फ्यूल रिजर्व फॉर टू मीट बॉडी नीड्स। जब भी आपको बॉडी के फूड की जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन हेल्पफुल होगा। अब ये पाथवेज को हम लोगों ने यहाँ पे भी एक जनरल इस पिक्चर में मैंने जोड़ दिया है सबको, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूं? यही चीज मैंने अभी बताई है आप लोगों को। चलिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूं यहाँ फिर से। देखिए हम लोग खाना खाते हैं, आप लोग को आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? कैन यू हियर Yes, मी? sir. यस सर। ओके। तो खाना खाने के बाद ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में जाता है। ग्लाइकोलिसिस में एक कंपाउंड बनता है जेट वी कॉल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इंटरमीडिएट कंपोनेंट है किसका? ग्लाइकोजन का। तो इसी से जो है ग्लाइकोजन बनने लगेगा अगर ग्लाइकोजन हमारा अमाउंट ज्यादा है। अगर अमाउंट कम है, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट कम है बॉडी में, तो क्या होगा? ये ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत जाएगा, अंदर आगे जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? ये इसका ब्रेकडाउन होगा और ये पाइरुवेट बनेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। और इसी का रिवर्स होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, है ना। इसी ग्लाइकोलिसिस का अपोजिट है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट का वो नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, और इसी से हम लोग बना रहे हैं ग्लूकोज। ये प्रोसेस पूरा रिवर्स हो जाता है, यहाँ से यहाँ पूरा रिवर्स हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का यहाँ से यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है। और इसके बाद क्या है? ये पाइरुवेट जो है आगे जाएगा और बनाएगा एसिटल कोएंजाइम ए। एसिटल कोएंजाइम ए हमने बताया आपका इंटरमीडिएट कंपोनेंट है। ये जाएगा आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल एक कंबाइंड साइकिल है सारे मेटाबॉलिक पाथवेज का। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड जो आप लोग लेते हो वो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, और ये फैटी एसिड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, एनर्जी रिच कंपोनेंट एंड एसिटल कोएंजाइम है, ठीक है। लेकिन इस अगर हमें जरूरत पड़ती है फैट की, हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो यही ग्लूकोज जो है फैट में भी कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग खाना खाते हैं, हम सोचते हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, फैट नहीं खाएंगे, तो फैट नहीं बनेगा। लेकिन क्या होगा? ग्लूकोज भी अब ज्यादा खाते हो तो क्या होगा? एक्सेस ग्लूकोज विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। यहां से आप देख पा रहे हो ये मेटाबॉलिक पाथवे एक बन गया,
ठीक है, तो ये आपस में इंटरकनेक्ट है। फिर यहाँ पे HMP शंट है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट है, NADPH प्रोड्यूस करेगा, राइबोस प्रोड्यूस करेगा, और इसी पाथवे से ये फैटी एसिड सिंथेसिस भी हो रही है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही है आपकी, है ना। इसमें क्या करेंगे, एमाइनो एसिड्स वाला भी, जो एमाइनो एसिड्स आप लोग प्रोटीन वगैरह लेंगे तो वो भी इसी साइकिल में जाएगी। और यहाँ ये क्या करेगा, आपका एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाएगा, NADH FADH2, कुछ ATP भी बनेगा, ठीक है। और ये सारे के सारे अंडरगोज इनटू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कहाँ पे, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये प्रोसेस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस प्रोसेस में आपका सारा का सारा जो ये है कैश करा लिया जाता है, एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये आपके पास नोट्स है, आप लोग इसको देखिए, खुद से समझने की कोशिश करिए, मैंने इसी नोट्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है।